ब्रॉग बचा हुआ है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ये बचा हुआ है हमारा। ओके, तो हाइजेनबर्ग नहीं पढ़ा है ना अब तक। हाँ हमारा हाइजेनबर्ग बचा हुआ है। सर पहले डी ब्रॉगली पढ़ाऊंगा ना। हाँ साई, हमारा वीडियो ये ऑडियो साई कौन है? साई सर आप कुछ रिवीजन वगैरह करवाओगे क्या आप सीए के लिए? नहीं नहीं, अभी हम डी ब्रॉग शुरू करेंगे। मैं बताऊंगा कैमरा ऑन करने के लिए। ठीक है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखो देखो हम लोग ने पढ़ा है लाइट जो होती है उसका डुअल नेचर होता है। लाइट का क्या होता है? डुअल नेचर। तो ऐसे ही बहुत सारे साइंटिस्ट ने जब स्टडीज की तो उनको पता चला कि जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब के अंदर वेव नेचर भी होता है। अगर कोई फास्ट मूविंग हमारे पास क्या है, पार्टिकल है, तो उसके अंदर वेव नेचर भी होता है। तो हम लोग लिखेंगे डुअल नेचर ऑफ मैटर। और इसमें हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? डी ब्रॉगली या डी ब्रॉय बोलते हैं इसको, डी ब्रॉय या डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो मैं, क्योंकि बोर्ड्स के लिए हम लोग लिख रहे हैं, थोड़ी सी थ्योरी भी होनी चाहिए।
क्या बोला? डी ब्रॉगली, ये साइंटिस्ट का नाम है। डी ब्रॉय इसको प्रोनाउंस करते हैं, फ्रेंच साइंटिस्ट है, बट हम लोग डी ब्रॉगली बोलते हैं ताकि स्पेलिंग हमको याद रहे। डी ब्रॉगली proposed that matter like radiation सर or light, थीसिस मतलब हाइपोथेसिस मतलब इमेजिनेशन, एक विदाउट प्रूफ कुछ पॉस्टुलेट बताना, हाइपोथेसिस है ना। इसका मतलब क्या होता है? एक तरीके का विदाउट प्रूफ। सर इसको किसी और साइंटिस्ट ने प्रूफ किया था ना? नहीं, और भी एक्सपेरिमेंट थे, इंजीनियरिंग में पढ़ोगे, डेविसन जर्मर के एक्सपेरिमेंट हैं, उनमें प्रूफ नहीं हुआ है उनके लेकर के। तो हमारे यहाँ पे उसका कोई भी सिलेबस में नहीं है, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट वो सिलेबस में नहीं। हमें तो सिर्फ इतना पता करना है कि अगर इलेक्ट्रॉन तेज भाग रहा है तो उसकी वेवलेंथ का फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, ये हमारे सिलेबस के अंदर है। तो जो चीज हमारे सिलेबस के अंदर है उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी मैं सिखा देता हूँ, रुक जाओ। देखो अभी स्टार्ट किया है, बस जस्ट स्टार्ट हुआ है। सर मैटर लाइक के बाद क्या लिखा है? अभी ऑन नहीं करना है कैमरा, मैं बताऊंगा ऑन करना होगा तो। रेडिएशन लिखा है सर। रेडिएशन लिखा है, इसको सही लिख देता हूँ मैं, रुक जाओ। लाइक रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लिख सकते हैं, जैसे ईएमआर होता है या कोई भी रेडिएशन होता है, वैसे ही जो हमारे पास मैटर है, मैटर ऑल्सो एग्जिबिट डुअल बिहेवियर। मैटर भी क्या करता है? डुअल बिहेवियर शो करता है, दैट इज बोथ पार्टिकल एंड वेव नेचर, बोथ पार्टिकल एंड वेव नेचर। समझ में आया? सर जस्ट हाँ 2 मिनट। इंस्ट्रक्शंस एक्चुअली बच्चों को दिए थे। बच्चों लोग, आपने अपना कैमरा ऑन नहीं रखा है, प्लीज आप अपने कैमरा को ऑन कर दीजिए हाँ, एज पर इंस्ट्रक्शन। कैमरास ऑन कर लो। इंस्ट्रक्शन दे दिए थे क्या मैम आपने? हाँ यस सर, मैंने उनको बता दिया था कि जैसे ही फैकल्टी लॉग इन करेंगे आपको अपने कैमरा हाँ, ऑन करने करके। ओके ओके। प्लीज आपको ना स्टूडेंट्स ये इंस्ट्रक्शन हर एक लेक्चर में फॉलो करने हैं, हर टाइम इंस्ट्रक्शंस की जरूरत नहीं पड़े। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैम सिचुएशन। नॉर्मल लेक्चर्स में भी जेडब्ल्यू वाले सब सब में लेक्चर्स करना में। है, अब सब में सब करना है। में। ओके, थैंक यू सर। जल्दी से करो भाई। सबने ऑन कर लिया कैमरास? जल्दी से करो फिर स्टार्ट करें आगे। सर ऑन कर लिया। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। सर सारे लेक्चर्स में तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अरे करो थोड़े दिन तक। यही वाले 6 घंटे चलते हैं। कोई बात नहीं, हो जाएगा, सही हो जाएगा। सर बैटरी जल्दी चला जाता है। अब देखो, करे कोई भरे कोई। कोई बात नहीं, तो हम लोग स्क्रीन पे ध्यान देते हैं। क्या लिखा हुआ है कि जैसे कि हमारे पास लाइट होती है तो उसके अंदर हम बोलते हैं लाइट को पार्टिकल नेचर भी बता सकते हैं, जैसे फोटॉन हो गया, या लाइट का वेव नेचर भी बताया जा सकता है। ऐसे ही अगर कोई मैटर है, फास्ट मूविंग है, कोई पार्टिकल बहुत तेज मूव कर रहा है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम वेव नेचर भी डिफाइन कर सकते हैं। तो डी ब्रॉगली ने जो रिलेशन दिया है उसको हम लोग लिखने जा रहे हैं। According to
अच्छा, अभी भी कुछ बच्चे आ रहे हैं, शायद लीव हो गए होंगे। सर आप ग्रुप पे डाल दीजिए, क्योंकि शायद से कुछ किसी इंफॉर्मेशन नहीं आई थी कि ये इस पे रीलॉगिन करना है, तो कई लोगों ने नहीं किया होगा शायद। अच्छा, मैं लिख देता हूँ। सर ठीक है, मैं इंस्ट्रक्शन डाल देती हूँ ग्रुप में कि काइंडली लॉग इन फॉर दिस लेक्चर। हाँ हाँ, ओके। देखो सर मेरा According कनेक्शन जा रहा है सर, मैं 2 मिनट में बस वीडियो ऑन कर लेता हूँ अपना फिर से। हाँ ठीक है, लिखो। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, द वेवलेंथ, सिंपल सा फॉर्मूला है, द वेवलेंथ एसोसिएटेड with a particle of mass m, with a particle of mass m, moving with a velocity of v is given by the relation क्या दिया है वो लिख देता हूँ नीचे में, lambda is equal to h upon mv, lambda is equal to h upon mv। सर ये प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी और आइंस्टाइन इक्वेशन से आया ना? नहीं, देखो ये एक एनालॉजी है, जैसे हमने लिखा था ना c is equal to न्यू लैम्डा होता है ना। तो अगर हम लोग फोटोन को उसको जैसे हम लोग लाइट के लिए लिखते हैं, वैसे अगर हम लोग पार्टिकल के लिए लिखना चाहें तो ये आएगा। इसका प्रूफ जो है वो यहाँ पे नहीं है, वो जब हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे अभी थोड़ी देर बाद तो मैं तुमको बताऊंगा इसको कैसे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। बट इसका प्रूफ पिछली वाली स्लाइड दिखाओ ना। हाँ, एक मिनट बस, मैं इसका ये लिख देता हूँ कि इसका मतलब क्या है सिंबल्स का। सो लैम्डा जो है इसको सिर्फ वेवलेंथ नहीं बोलते, इसको हमेशा क्या बोला जाता है, डी ब्रॉगली या डी ब्रॉय वेवलेंथ। ओके, इसका नाम एक साथ ही लिया जाएगा क्योंकि ये पार्टिकल के लिए डिफाइंड है। किसके लिए डिफाइंड है? नॉट फॉर फोटॉन्स। ईएमआर के लिए लैम्डा ये वाला नहीं है, ये लैम्डा किसके लिए? मूविंग पार्टिकल के लिए। कोई पार्टिकल जब मूव कर रहा होता है तो उसके लिए इसको डिफाइन किया गया। ठीक है, सो h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है और m जो है वो मास है, मास ऑफ द पार्टिकल, और v जो है वो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है। ये लिखो, नोट करो इसको। सर पिछले वाला सर। तो इसका कोई एक्चुअल प्रूफ नहीं है, ये प्योर, हाँ पिछला स्लाइड है, ये प्योर एनालॉजी बेस्ड है ना, कंपैरिजन करके जो इसको बताया गया है। जल्दी से नोट करो, अभी भी बच्चे आ रहे हैं। सर मुझे एक डाउट है। हाँ बोलो। रियल गैस मतलब वो यूनिवर्सल गैसेस होते हैं ना? रियल गैस मतलब जो एक्चुअल में गैसेस एग्जिस्ट करती है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाँ। हाइड्रोजन, जो तो वो हमारे डार्क पास मैटर में भी रहता है क्या? डार्क मैटर भी बना रहता है क्या? क्या चीज? डार्क मैटर उससे बना रहता है क्या, रियल गैसेस से? नहीं, रियल का मतलब होता है जो हमारे सामने है। डार्क मैटर का मतलब है जिसको हमने देखा नहीं है। ठीक है, देख ही नहीं सकते हो। डार्क मैटर का यहाँ पे बात नहीं करो, वो अलग है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में उसकी बात करेंगे। रियल का मतलब क्या होता है? जो हमारे आसपास है। रियल मतलब एक्चुअल, और आइडियल मतलब जो नहीं है, सिर्फ बुकिश लैंग्वेज में है, जिसको कि हमने डिफाइन किया हुआ है, जो आइडियल कंडीशन में एग्जिस्ट नहीं करता है, थ्योरेटिकल बोल सकते हैं उसको। ये बहुत सारे लोगों का नहीं ऑन है वीडियो। कृष्णा, रजत, आर्यन, क्या कनेक्शन प्रॉब्लम है क्या? सर मेरा तो हो रहा था, मैं करता हूँ सर, 2 मिनट अब तक स्टेबल नहीं हुआ मेरा। ओके, कोई बात नहीं। जिसका कनेक्शन सही है वो ऑन कर सकता है, बस कनेक्शन लूज हो तो फिर कोई बात नहीं ऐसी। नहीं, डार्क मैटर के बारे में तुम्हें खुद से पढ़ना होगा, या फिर 12th लेवल पे उसमें कुछ भी नहीं है, या फिर तुम्हें लेकिन डार्क मैटर तो अब तक physics- अच्छे साइंटिस्ट भी कुछ नहीं कर पाए उसका। वही मैं बता रहा हूँ,
तो वो तो केवल एक फैंटेसी है, साइंटिफिक फैंटेसी है, लोग उसको पढ़ना चाहते हैं, समझ में नहीं आता है ज्यादातर लोगों के, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या है कि उसको पढ़ने के लिए फिजिक्स के अंदर तुम्हें हायर स्टडीज करनी पड़ेगी, वहां पे आएगा वो। सर इस फॉर्मूले का कोई प्रूफ नहीं है तो इसको एक्सेप्ट कैसे किया? एनोलॉजी है ये आगे बताया जाएगा तुम्हें, अभी रुक जाओ। ये कंपेयर किया गया है, ठीक है, किससे? लाइट से, और इसको दोनों को कंपेयर करने पे आ जाता है। देखो अभी मैं बता देता हूँ, आइंस्टाइन इक्वेशन जैसे E इक्वल टू mc स्क्वायर सबको पता है ना, है ना? अगर उसके थ्रू हम लोग जो है बात करना चाहें कि हम लोग E इक्वल टू mc स्क्वायर से अगर रिलेट करें इसको, तो प्रूफ आ जाता है। फॉर एग्जांपल मैं तुमको दिखा देता हूँ, प्रूफ नहीं कह सकते, करेंगे hc by lambda से। एनालॉजी which results in de Broglie। हेलो सर, ये आपने पहले का मान लिया जब लाइट के दोनों नेचर हो सकते हैं तो पार्टिकल के क्यों नहीं, है ना? हमने क्या माना, जब लाइट के, डी ब्रॉगली ने क्या बोला, जैसे लाइट का हमने दो नेचर बोला कि लाइट पार्टिकल भी है और लाइट क्या है हमारे पास, वेव नेचर भी है। ऐसे मतलब एनर्जी को हम लोग किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, फोटोन की एनर्जी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे कि जो प्लैंक की थ्योरी थी उससे हमें क्या पता चला, E इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा, ये सबको पता है। और आइंस्टाइन ने क्या बोला था, अगर एनर्जी ऑफ फोटोन है, कोई भी एनर्जी हो XYZ, वो किसके फॉर्म में होगी, फोटॉन्स के फॉर्म में होगी। अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है या फिर कोई रेडिएशन है जैसे कि न्यूक्लियर, जैसे एटॉमिक बॉम्ब से निकलता है या कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन से निकलता है, तो आइंस्टाइन इक्वेशन जो है वो क्या बोलती है, आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन क्या है, उससे केवल इसको रिलेट करके निकाला, एक्चुअल प्रूफ नहीं है। E इक्वल टू mc स्क्वायर, वेयर E एनर्जी है, m मास है और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, है ना, ये हमको पता है। इन दोनों इक्वेशन को अगर इक्वेट किया जाए, बोला जाए कि जो एनर्जी है आइंस्टाइन रिलेशन में E, अगर वो hc अपॉन लैम्डा के फॉर्म में है, फोटॉन्स के फॉर्म में है, तो हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। और जैसे ही इसको इक्वेट करेंगे तो c स्क्वायर वाला c कैंसिल हो जाएगा, और यहां से अगर इसको हम देखें तो लैम्डा कितना आया, h अपॉन mc आया कि नहीं आया। बस यहाँ पे फर्क क्या है, ये किसके लिए है, EMR के लिए लिखा हुआ है, ये फॉर लाइट के लिए लिखा हुआ है ना। और ऐसे ही अगर पार्टिकल है तो लैम्डा इक्वल टू क्या आता है, h अपॉन m तो आता है, लेकिन c जो है वो स्पीड ऑफ EMR है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ पार्टिकल। ये एनालॉजी बेस्ड है कंप्लीटली। हाँ सर, क्योंकि वो जो है mc स्क्वायर वो तो सिर्फ न्यूक्लियर उसके वजह से होता है। हाँ बिल्कुल, वो नॉर्मल एनर्जी के लिए, नॉर्मल पार्टिकल के लिए नहीं लगा सकते, और नॉर्मल पार्टिकल की स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर कहाँ होती है, तो सिर्फ एनालॉजी बेस्ड है ये। जैसे देखो सर, मेरी बिल्डिंग में वो पावर कट हुआ था, तो फिर मैंने एक्चुअली अभी ज्वाइन किया, तो आपने मतलब क्या 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 पढ़ाया अभी तक? अभी जो पढ़ाया है वो ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाया। देखो ये स्लाइड फर्स्ट लिखा था, डुअल नेचर ऑफ मैटर। देखो इसमें क्या है, डी ब्रॉय ने बोला जैसे कि लाइट के दो नेचर होते हैं, पार्टिकल नेचर और लाइट नेचर, वेव नेचर, दैट इज वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। ऐसे डी ब्रॉय ने बोला कि जब लाइट के डुअल नेचर हो सकते हैं तो पार्टिकल का भी एक खुद का पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर होगा जब वो मूविंग होगा। जैसे कोई बस जा रही है ना, तो अगर बस को ट्रेस किया जाए तो लगेगा कि एक टाइप की वेव जो है चली गई है ना। अगर उसको हम एक वेव माने, जैसे कोई क्रिकेट की बॉल है, वो एक पार्टिकल है, लेकिन उसको जब फास्ट हम लोग फेंकते हैं, बॉलिंग करते हैं, तो एक वो पाथ को क्या करती है, फॉलो करती है। हम बोलते हैं कि ये टाइप से उसका वेव नेचर है। तो ये वेव नेचर जो फास्ट मूविंग पार्टिकल्स के अंदर आता है, और स्पेशली बहुत छोटे पार्टिकल्स जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं, नैनोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन हुआ, प्रोटॉन हुआ, उनके अंदर क्या आ जाता है, एक वेव नेचर आ जाता है। उस वेव नेचर की जो वेवलेंथ होगी, क्योंकि अगर वेव है तो उसके अंदर वेवलेंथ होगा, उस वेवलेंथ को उसके मास और वेलोसिटी से ऐसे हम लोग रिलेट करते हैं। इसका कोई प्रूफ डायरेक्ट नहीं है, ये फॉर्मूला याद रखना है। लैम्डा इज द डी ब्रॉय वेवलेंथ इक्वल टू
h upon mv, where h is the Planck's constant, m is the mass of the particle and v is the velocity. ये फॉर्मूला पढ़ाया मैंने। उसके बाद मैंने बोला कि चलो एनालॉजी से बताते हैं कैसे इसको जो है सोचा डी ब्रॉय ने। बोला कि अगर एनर्जी जो है उसको हम लोग लिखते हैं तो क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा फॉर एनी EMR, फॉर एनी लाइट, है ना, या फॉर एनी रेडिएशन, जैसे कि एक्स रेज हो या गामा रेज हो। और आइंस्टाइन इक्वेशन क्या बोलती है कि अगर एनर्जी है तो उसको मास में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो E इक्वल टू क्या आता है, mc स्क्वायर आता है। अगर एक कंप्लीट m मास हमारे पास है, उसको एनर्जी में पूरा का पूरा अगर कन्वर्ट किया तो एनर्जी कितनी आएगी, E। अगर ये दोनों जगह पे जो इक्वेशन है इनको इक्वेट करा जाए, एनर्जी को hc बाय लैम्डा के फॉर्म में लिखा जाए, तो सॉल्व करने पे लैम्डा आएगा h अपॉन mc, वेयर जो यहाँ पे लैम्डा है वो फोटोन के लिए है ना, और जो नीचे वाला लैम्डा है वो डी ब्रॉय वेवलेंथ है। तो एनालॉजी है ये, मतलब एक दूसरे से डायरेक्ट क्या किया है, एनालॉजी लगा के कंपेयर किया है कि अगर लाइट के लिए ऐसे लिख सकते हैं, EMR के लिए ऐसे लिख सकते हैं, सो अगर फास्ट मूविंग पार्टिकल है उसके लिए लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv भी लिख सकते हैं। तो ये नोट करो, ये वाली स्लाइड अभी बची होगी। हाँ सर, मैं ये एनालॉजी बस कर लेता हूँ, स्लाइड्स भेजना तब मैं बाकी कर लूंगा। अब वो मैं शेयर करूंगा, अगर किसी को लिखना है तो वहां से लिख लेगा। हाँ, सर अगर ये फॉर्मूला में हम c को v से रिप्लेस कर रहे हैं तो v को c के पास होना चाहिए ना, मतलब बहुत हाई वैल्यू होनी चाहिए, ऐसा कुछ कंडीशन है क्या? कंडीशन तो ये है कि ये जो एनालॉजी है ये किसी के लिए भी वैलिड है, बट एक्चुअल में अभी आगे हम चल के प्रूफ करेंगे कि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, जो फास्ट मूविंग है, जिनका मास भी बहुत कम है, सिर्फ उनके लिए ये वैलिड है। क्योंकि बाकी के लिए जो लैम्डा आएगा वो नॉन एप्रिशिएबल होगा। मतलब जो हमारी नेचुरल लाइफ है, जो हमारी एक्चुअल जो हमारी अर्थ है या हमारा जो डायमेंशंस है, उसके अंदर जो लैम्डा आएगा वो बहुत ही नॉन एप्रिशिएबल होगा, या तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा कम होगी या उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, तो उसको मानेंगे नहीं हम, है ना। इसीलिए यही याद रखो, जो तुमने पूछा है वो करेक्ट है कि ये एक रेंज के अंदर काम करता है एक्चुअल में। जैसे पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होना चाहिए, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, और उसकी स्पीड काफी ज्यादा होना चाहिए, तब जाके हम बोल सकते हैं कि एप्रिशिएबल उसके अंदर वेव नेचर है। नहीं तो बोलेंगे इसके अंदर वेव नेचर जो है वो बहुत थोड़ा सा है, वो एप्रिशिएबल नहीं है, ये बात बोल सकते हैं। ये नोट हो गया सबका? यस सर आपने जो लिखा है डिफरेंट वेवलेंथ, तो सर इसका मतलब इस नॉर्मल में वेवलेंथ है कि जो आप बोल रहे हो कि कुछ वेव नेचर भी होता है, एक पार्टिकल नेचर भी होता है, वेव नेचर भी होता है, तो हाँ वही, ये जो डी ब्रॉय वेवलेंथ है ये वेव नेचर की वेवलेंथ है। अगर उस पार्टिकल में, फास्ट मूविंग पार्टिकल में अगर वेव नेचर है ना, क्योंकि उसके अंदर वेव नेचर होगा, जो वेव नेचर होगा उसकी लैम्डा जो है वो वेवलेंथ है, लेकिन उस वेवलेंथ को हम लोग डी ब्रॉय वेवलेंथ बोलते हैं, क्योंकि वो पार्टिकल के अंदर वेव नेचर बता रहे हैं, एक्चुअल वेव नहीं है वो, ठीक है। अच्छा सर, तो मतलब जो नॉर्मल वेव्स हैं उनका डी ब्रॉयली वेवलेंथ नहीं होता? नहीं नहीं, उनका नहीं होता, सिर्फ हम भी वेव का होता है। हाँ हम भी वेव है। हाँ, हम लोग भी वेव हैं। अगर हम फास्ट मूव कर रहे हैं, हम अपनी वेव निकाल सकते हैं, h अपॉन मास इनटू वेलोसिटी, तो हमारी एक वेवलेंथ निकल आएगी, लेकिन वो डी ब्रॉय वेवलेंथ होगी, वो और कोई वेवलेंथ नहीं होगी, ठीक है। अच्छा ठीक है सर। सर अगला स्लाइड दिखाओ। बहुत कम होगी। हाँ, सबने लिख लिया ये? तो वेटिंग रूम में क्या है? नहीं सर, 1 मिनट पीछे जाना हो। हो गया सर इससे मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो एक वेव फॉर्म में रिवॉल्व करता है। यस, जैसे इलेक्ट्रॉन है, जैसे किसी ने बोला कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर रहा है, देखो ये न्यूक्लियस मतलब है, वो बोला सर्कुलर पाथ नहीं रहेगा, वो एक वेव वो बोलेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये एक वेव है, वेव, ये वेव फॉर्म में ऐसे। इसमें भी कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा कि हम फिर बता नहीं पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम कहाँ रहेगा। हाँ, हम वो भी नहीं बता पाएंगे। बिल्कुल, तो ये एक्चुअल में ऐसा ही होता है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को हम जो सर्टेनिटी बोर का नहीं, मॉडल है वो फेल हो जाएगा। हाँ वो फेल हो गया है, वो सेल्स में घूमता है वो फेल हो जाएगा। वो अब तक वो फेल हो ही गया है। हाँ, बोर का मॉडल, यस, यही बात से बोर का मॉडल फेल हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक पार्टिकल ना होके उसके अंदर वेव नेचर है, वो एक वेव फॉर्म में घूम रहा है, तो उसकी जो पोजीशन है वो भी सर्टेन नहीं है, उसकी वेलोसिटी एक साथ सर्टेनिटी पे नहीं बता सकते, तो हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल आएगा उस पर, ठीक है। ये लिख लिया सबने? अब सम
कुछ सर वो फॉर्मूले और भी बना वेलोसिटी ऑफ सकते हैं। पार्टिकल है ना, क्या? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है ना वो। हाँ, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है, याद रखना। सर अगर हमारे यहाँ से मतलब सपोज मेरे यहाँ से एक गाड़ी जा रही है, मतलब विंडो हाँ, मेरे को दिख रही है, तो सर उसका भी वेव नेचर चल रहा है, वो भी बिल्कुल कैलकुलेट कर बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। और मास जो है वो MKS यूनिट्स में ही लेना है, केजी में लेना है, वेलोसिटी इसमें लेनी है, और लैम्डा मीटर्स में आएगा। तो यूनिट वाला कोई चक्कर नहीं, यूनिट तो हमको MKS में ही लेना है, उसके हिसाब से लैम्डा आएगा मीटर्स में। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनना। कुछ इसके अंदर हम लोग चेंजेस करेंगे जिसके फॉर्म में फॉर्मूला आता है। हेंस इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, है ना, एंड इवन मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। जैसे मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट मतलब हम लोग हैं, या फिर कोई बॉल है, कोई फुटबॉल है, उन सब के लिए भी ये फॉर्मूला एग्जाम में आता है यूज करने के लिए। पार्टिकल्स हैव dual nature and for these particles de Broglie wavelength can be calculated। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो वैसे भी बहुत छोटे, उनके लिए तो कैलकुलेट किया ही जा सकता है। और कोई नॉर्मल पार्टिकल मैक्रोस्कोपिक है, जैसे क्वेश्चन में दे दिया है एक बॉल है 200 ग्राम्स की, वो 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फेंकी गई है, उसकी डी ब्रॉय वेवलेंथ क्या होगी। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो अभी हम लोग क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। नोट हो गया ये? तो अभी आज तो कम ही लोग आए हैं, मुझे लगता है जून जुलाई और तीनों बैच मिला के कम ही है। सर सीए की तैयारी कर रहे होंगे सब लोग। हाँ सर। सीए भी तुम्हारा आने वाला है। हाँ सर। सर आप नेक्स्ट लेक्चर लेके वो एटॉमिक थोड़ा रिवाइज करा सकते हो। हाँ सर प्लीज, बहुत जरूरत है। जो भी तुम्हारे थोड़ा डाउट्स होंगे ना POC उसके भी अंदर करा दो सर। सर बेस्ट तो आप सीए पोस्टपोन करा दीजिए। नहीं सीए टाइम पे देते रहो, क्योंकि बहुत ज्यादा सिलेबस होता है। ठीक है सर, पेपर डिफिकल्ट है। अभी पेपर कहाँ बना है सर? पेपर अब तक बना नहीं सर 2 दिन बचा, आप बोल रहे हो पेपर बना नहीं है। सर, आप झूठ बोल रहे हो। हाँ गौरव सर ने भी ऐसे किया था। हाँ, और उन्होंने खुद ने पेपर बनाया था, बल्कि बन जाएगा। अच्छा ठीक है सर, जब ऑफलाइन चालू होंगे तब भी 2-2 3-3 बैचेस बनेंगे क्या, या सिर्फ ऑनलाइन के लिए होगा? क्या? जब ऑफलाइन चालू होंगे तब भी बैच सेग्रीगेशन होगा, या फिर ये सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस के लिए? बैच सेग्रीगेशन तो देखो एक्चुअली क्या है, जिस तरीके से एडमिशन हुआ है ना उसके बेसिस पे ही तुम्हारी बैच अलग अलग रहेंगी। जैसे सीवुड खारगर हो गया है ना, इस तरीके से सेंटर के हिसाब से होगा। ऐसा नहीं होगा सीवुड खारगर के कैसे पढ़ेंगे, वो तो जो बच्चे सेंटर के हिसाब से आएंगे। नहीं मतलब जैसे खारगर वगैरह में इंटरनल सेग्रीगेशन भी होगा क्या? जैसे खारगर ऐसे नहीं होता, देखो 2020 कुछ बच्चों का होता है एग्जाम के बेसिस पे होता है। अभी तुम्हारा ऐसा नहीं जल्दी होगा। जैसे जरूरत पड़ती है ना, कुछ बच्चों को स्लो पेस में पढ़ाना पड़ता है, कुछ को थोड़ा फास्ट चल जाता है, उसके अकॉर्डिंगली बैच बनाए जा सकते हैं। बट ऐसा जरूरी नहीं है। अगर बच्चों को उसमें ही बेनिफिट हो रहा है, वो पढ़ पा रहे हैं अच्छे से, तो साथ में ही बैच चलती रहेगी, ऐसी कोई बात नहीं। अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स ही उसमें डिसाइड किया जाएगा क्या होना है क्या नहीं। सर वो 2-3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे सर इसमें लिमिटिंग रिएजेंट होता है, फिर भी वो दोनों कंपाउंड्स कंप्लीटली रिएक्ट करते हो, कैसे सॉल्व करते हैं सर? हाँ, आता ही नहीं है सर समझ में। क्यों नहीं आता है? लिमिटिंग रिएजेंट तो इतना पढ़ लिया तुम लोग ने। नहीं सर, लिमिटिंग रिएजेंट होने के बाद भी कुछ तो बचना चाहिए ना सर, उसमें लिखते कंप्लीटली रिएक्ट कर जाता है, फिर भी वो नहीं समझा सर।
क्वेश्चन भेजना मुझे, मैं देखता हूँ जरूर WhatsApp पे। थोड़ा है कि मतलब लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है तो मतलब रिएक्शन ही नहीं होगा और पूरा कंज्यूम नहीं होगा, कभी ना कभी कंज्यूम तो होता ही है पूरा। नहीं अरे उसमें 2 रिएक्टेंट्स और होंगे जो उसके साथ हो रहा होगा ताकि वो देखेंगे। पूरा निकल गया होगा। हाँ बहुत सारे केस बन सकते हैं ना, इतना तो तुम लोगों ने पढ़ा है, अब तो पता ही चल गया होगा क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, किस टाइप के हो सकते एक हैं। मिनट से मैं बट फिर भी क्वेश्चन बताता हूँ, सॉरी। अभी अभी इसको पढ़ते हैं पहले। यहाँ पे जो तुम्हारा हाँ। क्वेश्चन उसको भेजना है व्हाट्सएप पे, तुमको बताऊंगा क्या उसमें। सुनो इधर, पहले डी ब्रॉय तो काम करने दो इसका। अच्छा आप देखो, अगर काइनेटिक एनर्जी दी है पार्टिकल की, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज गिवन, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? देखो ध्यान से देखना, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। आपको समझ में आया ये? हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। अब देखना, हमारे पास जो ke है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2ke इज इक्वल टू mv स्क्वायर, ठीक है। और हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू क्या आया था? h अपॉन mv, ये फॉर्मूला है। अब हमको क्या करना है, mv को रिप्लेस करके ke के टर्म्स में लाना है, क्योंकि हमारे पास कई बार एग्जाम में क्या होता है, डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी दी होती है। उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर दोनों तरफ हम m से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आएगा? 2mke इज इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर, ठीक है। यहां से अगर mv निकालें तो कितना आएगा? 2m और ke। यहां तो सबको समझ में आ गया? अच्छा, जो mv होता है इसको लीनियर मोमेंटम भी बोलते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 2mke जो है उसको हम p भी बोलते हैं। मतलब ये जो हमारे पास इक्वेशन लिखी है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, वेयर p इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। ये तो पढ़ाया था ना बोर मॉडल्स में, मोमेंटम आ गया था। तो लीनियर मोमेंटम तो पता है, मास इनटू वेलोसिटी। सर MVR था उसमें वो। हाँ उसमें था ना, तो वहां पे हम लोग यूज करते थे, MVR था। तो ये वो एंगुलर मोमेंटम था। हाँ वहां पे, लेकिन शायद जिस बहस में मैंने बताया था, पढ़ाया है, कवर अप में जो बच्चे आए थे, तो ऐसे ही समझाया था कि लीनियर मोमेंटम होता है उसमें, फिर एंगुलर मोमेंटम बना दिया था उसको। ठीक है, तुम लोगों को तो पहले से लेकिन आता है लीनियर मोमेंटम, कोई बात नहीं। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2mke। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना डायरेक्टली। लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2mke। ये फॉर्मूले पे क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं। इसको लिखो जल्दी। हो गया? अच्छा, कई बार क्या होगा, अरे एक मिनट, अब तो हो गया होगा। अब देखो, हो गया। जैसे कि हाँ, जैसे एक और इसमें पॉइंट है जो चीज समझने वाली है। इफ एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सिलरेटेड बाय ए पोटेंशियल ऑफ v वोल्ट, देन काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की? बताओ। E इंटू वी हो जाएगी, EV EV हो जाएगी।
ई की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। मान लो अगर उसने बोला कि नहीं हमें जूल्स में ही चाहिए, हमें एमकेएस वैल्यू चाहिए, तो ई की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 कूलम्स ये पुट की जा सकती है। तो फॉर्मूला जो हमारा है वो बदल जाएगा, h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2m की जगह क्या लिख देंगे, ईवी। ये फॉर्मूला कई जगह यूज होता है डायरेक्टली। अगर वोल्ट्स में हमें दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन को मान लिया 4 वोल्ट से एक्सेलरेट किया, तो उसकी लैम्डा कितनी होगी, है ना। फाइंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग व्हिच इज एक्सेलरेटेड बाय 4 वोल्ट्स। ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बट फॉर्मूला बेस्ड है सारे, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखें, एक सॉल्व करके देखो, व्हाट विल बी दी wavelength of a ball of mass 100 gram which is moving, which is thrown with a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड। तो देखो अभी ये गेंद फेंकी गई है, बॉल को थ्रो किया गया है, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका गया उसको। अब उसके अंदर पूछ रहा है कि उसकी जो है डी ब्रॉय वेवलेंथ कितनी आएगी। एच छूट गया है क्या? क्या एच बोल रहे हो तुम लोग? सर एच वो आंसर बोल रहे हैं, एच आएगी। एच आएगी ऐसा? हाँ सर एच आएगी। जाएगा सर। ओके ठीक है, देखो तो अभी क्या है, लैम्डा का फॉर्मूला क्या है, एच अपॉन एम वी। तो लैम्डा है, एच की वैल्यू ऐसे रखो, एम कितना है हमारे पास बताओ, 100 ग्राम, तो 0.1 किलोग्राम, 0.1 के। और वेलोसिटी कितनी है 10, तो ये वैल्यू आएगी एच। तो लैम्डा क्या है ये 6 पॉइंट क्या होता है 626 × 10⁻34 मीटर्स। अगर एंगस्ट्रॉम में पूछा जाए तो कितनी है बोलो? 44 हो जाएगा। हाँ है ना, -24 होगा। हाँ हाँ। तो बताओ ये वेवलेंथ क्या कुछ तुमको अफेक्ट करेगी क्या? तो काफी कम वेवलेंथ है ना, तो यस ये सर। नॉन एप्रिशिएबल है हमारे हिसाब से। तो इसलिए ऐसी, अब बॉल में इतनी आ रही है, अब तुम देखो अगर कि जो है क्या कहते हैं कि मास बढ़ाओगे, जितना मास बढ़ाओगे ना उतनी ज्यादा वेवलेंथ कम आएगी, माइनस में बढ़ती चली जाएगी, नीचे मास है ना, और वेलोसिटी जो है कम करने पे, तो इस तरीके से एप्रिशिएबल यहाँ पे वेवलेंथ होनी चाहिए, जो कि ये वाली लैम्डा की नहीं है। तो इसलिए हम लोग बॉल को एक वेव नहीं बता सकते कि वो एक वेव नहीं है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ बहुत थोड़ी सी है, 10⁻24 में वेवलेंथ जा रही है। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एन इलेक्ट्रॉन is accelerated through 4 volt. Find its de Broglie wavelength. आप बोलें कैसे आएगा? सॉल्व करो। सर 1 मिनट पिछला वाला स्लाइड दिखाना। हाँ हो गया। हो गया। एंगस्ट्रॉम में आंसर बताओ। बोलो जल्दी से, सॉल्व करो, सारे लोग ट्राई करेंगे, ठीक है।
ये वाला फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला नहीं लगाना है तो काइनेटिक एनर्जी निकाल लो। 1.0353 into 10⁵ एंगस्ट्रॉम ये आया। बाकी लोग बताओ। -9 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है तुम लोग से शायद। देखो अब डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास। टू MeV, H की वैल्यू पुट करो और मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, बोलो। 9.1 into 10⁻⁻31। हाँ, और चार्ज कितना होता है? 1.6 into 10⁻⁻19। वोल्टेज 4 है। इसको सॉल्व करना है। सर वो रूट में ही प्रॉब्लम आ रही है। थोड़ा सा देखो बना के इसको क्या बनता है। ये 4 का तो निकल आएगा और ये 18.1 9 मान लो इसको, तब भी नहीं आएगा। 18.1 का तुम्हें निकालना ही पड़ेगा। और 1.6 भी तो है, सॉरी। और इसको मल्टीप्लाई करके निकाल लो स्क्वायर रूट। 10⁻31 और -19 कितने हो गए? -50। हाँ, -50 का तो डायरेक्ट निकल आएगा, -25। और इसको अगर मल्टीप्लाई करो आपस में कितना आया? 18.1 into 4, ये निकालो। सर 10.8 के आसपास आ रहा है उसका। 18.1 into 4 into 1.6, 115.84 आया, ठीक है। $10.76 आएगा, ठीक है, ये कैलकुलेट करके। तो 10.76 into 10⁻⁻25 ये ऊपर चला जाएगा। 6.626 अपॉन 10.76 और 34 और 9 10⁻⁻9 आएगा मीटर्स में। और इसमें क्या है, 10 से मल्टीप्लाई करो यहाँ पे और एक पावर बढ़ा दो तो ये एंगस्ट्रॉम में हो जाएगा। तो फाइनल आंसर कितना आएगा? 66.26 डिवाइडेड बाई 10.76 इन एंगस्ट्रॉम। मुझे कैलकुलेट करने पर 116 पॉइंट कुछ आ रहा है। 116 पॉइंट कुछ आ रहा है। 116.48 आ रहा है नीचे वाला ये। हाँ 10 पॉइंट रूट नहीं लिया तुमने। रूट लो, रूट भी लेना है। रूट भी तो है। फाइनल आंसर 6.15 एंगस्ट्रॉम आएगा। हाँ ठीक है, जिसका 610 कैसे आया? 6.149 ऐसा आ रहा है कुछ। हाँ मतलब वही एग्जैक्ट वैसे है। 10 पॉइंट देखो 6.15 है आंसर अगर कैलकुलेटर से करोगे तो, और अगर ऐसे ही करोगे तो आसपास आएगा। 6.11 देखो कुछ बच्चों का आया है ना, कुछ का 6.6 आया है। तो ये तुमको देखना पड़ेगा थोड़ा सा कैलकुलेशन, है ना। ऐसे कर सकते हो, जितने टाइम में सोचोगे उतनी देर में कैलकुलेशन हो जाएगी एक्चुअल में। मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो, उसके बाद स्क्वायर रूट लेना है तो तुमको 10th में सिखाया गया होगा स्क्वायर रूट लेने के लिए, डिवीजन वाला मेथड जो होता है। तो इसमें कैलकुलेशन पे ही क्वेश्चन आता है। बोर्ड्स में भी 1-2 मार्क्स के सवाल आते हैं। जे एडवांस में कैलकुलेटर नहीं होता है, जे मेंस में भी नहीं होता है। अब आने लगे वो अलग बात, अभी तो कोई चांस नहीं है। कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करो, है ना। फिजिकल केमिस्ट्री में और फिजिक्स के अंदर ही प्रैक्टिस हो सकती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, है ना, ये चैप्टर्स जो होते हैं इसमें, या
मैकेनिक्स के चैप्टर्स में भी कैलकुलेशन आएगी। सर एक कॉमेडी वाली बात है कि मैथ्स वाले सब्जेक्ट में जिसमें मैथ्स है उसमें नहीं लगती है नहीं कैलकुलेशन। लगती। उसमें कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस नहीं होते हैं ना, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स वाले, उसमें फंक्शन वाला ज्यादातर होता है, टर्म्स वाला होता है सर फंक्शन। आंसर मुझे 6.14 into 10 to the power -9 आ रहा है। ये तो मीटर्स में हो गया, सही तो है वो। उसको तुम एंगस्ट्रॉम में कैसे कन्वर्ट करोगे? 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं? 10 to the power -10 एंगस्ट्रॉम। 1 मीटर में 10 to the power 10 होते हैं ना। हाँ, उसको वैल्यू डालो वहां पे। जब वैल्यू पुट करोगे ना तो -9 × 10 to the power 10 कितना बचेगा? 10। उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। कन्वर्जन आता है ना तुम्हें? हाँ सर आता है। सर नेक्स्ट स्लाइड में जाओ। मैथ्स में लेटर ज्यादा है। अच्छा, तो ये नोट कर लो। तो हो गया सर ये सबका? सब आंसर्स डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक चलेंगे ना, लाइक 6.1 एंगस्ट्रॉम? नहीं, अभी जो जेईई मेंस का पेपर होता है ना, उसमें देखो कैसे होता है। उसमें ज्यादातर क्या है, डेसिमल के 3rd प्लेस तक आंसर निकालना है। सुनो, जिस तुम्हारा आंसर आया 6 पॉइंट, मैंने कैलकुलेट किया था, सिखा देता हूँ मैं। जैसे आया मेरा आंसर 6.157। तो आंसर जो है वो 3 डिजिट तक पहले सॉल्व करना है, नॉर्मल कैलकुलेशन करके 3 डिजिट तक सॉल्व करना है। उसके बाद उसको 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। जैसे यहाँ 57 लिखा है तो क्या लिखोगे इसको? 16, है ना? और यही आंसर होगा। 2 डिजिट तक आंसर मांगते हैं वो लोग। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम, उसमें क्या होता है ये पूछ रहे हो क्या? नहीं समझा मैं, क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? सही है, चैप्टर 12th के बोर्ड्स में तो होगा नहीं ना? नहीं नहीं, ये बोर्ड में नहीं है, ये 11th का है, सिर्फ बोर्ड्स के लिए नहीं है ये। सिर्फ 12th वाले चैप्टर्स जो है वो बोर्ड्स में आते हैं आजकल। पहले था, सब कुछ आता था। व्हेन इज अवर यूनिट टेस्ट? यूनिट टेस्ट तो यार कुछ पता ही नहीं चल रहा है कब। यूनिट टेस्ट तो तुम्हारे स्कूल ने कुछ बोला ही नहीं अभी तक। प्रकाश पूरे साल कुछ ना बोले। सर वेलफेयर का तो टर्म एग्जाम है सितंबर में। नहीं ऐसा नहीं है, कुछ तो बोलेंगे ना, कभी तो एग्जाम लेंगे। अभी तो सब कुछ हो रहा है। सर अभी तो एकेडमिक सेशन चालू हुआ, तो अभी पता नहीं एग्जाम कब होगा। अच्छा, सीबीएसई में ये तो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। देखो सीबीएसई में क्या होता है, सीबीएसई में एक पहला चैप्टर पढ़ाया जाता है जो फिजिक्स में पढ़ाया गया होगा तुमको, है ना? साइंटिफिक तरीके से कैसे नंबर्स को कैलकुलेशंस एंड वो सब। हाँ वो सब। तो उसमें क्या होता है ना, हमको ये देखना पड़ता है कि क्वेश्चन में किस डेसिमल प्लेस तक के डिजिट दिए हुए हैं, उसके हिसाब से आंसर लिखना होता है। और अगर क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन में यहाँ पे तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ था, सिर्फ ये लिखा हुआ था कि एंगस्ट्रॉम में निकालना है, कुछ दिया नहीं हुआ है, तो वो सब्जेक्टिव पेपर में तुम अगर इतना भी लिखोगे वो भी करेक्ट आंसर है, इसमें मार्क्स नहीं कटेंगे। उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। उसमें जिसने 6.15 लिखा है उसको भी पूरे मार्क्स मिलेंगे, 6.16 लिखा है उसको पूरे मार्क्स मिलेंगे। लिख के आ जाते हैं तो मार्क्स मिल जाते हैं। हाँ, मार्क्स मिल जाएंगे उसमें, उसमें नहीं कटते मार्क्स। वो रेंज होती है एक सर्टेन, उसके अंदर होना चाहिए। क्वेश्चन 12th में भी रहेगी क्या? 12th में भी रहेगी, 12th में भी नहीं कटते मार्क्स ऐसे। लेकिन जैसे कोई क्वेश्चन स्पेसिफिक उसने दिया है कि क्वेश्चन दिया है उसमें डेटा ऐसे दिया है 4.00, है ना, इस तरीके से डेटा दिया हुआ है अगर,
तो अब क्या उसका कहने का मतलब है तुम्हें आंसर इन डिजिट तक देना है। ये इसका रूल है फिजिक्स का और मैथमेटिक्स का, ये साइंटिफिक रूल्स हैं, ये तुमको पढ़ाए जाएंगे कि कितने डिजिट तक हमको आंसर लिखना है, कितने डिजिट तक नहीं लिखना है। तो वहां पे है कि अगर डेसिमल के 2 प्लेसेस तक उसने क्वेश्चन में डिजिट दिए हुए हैं तो तुम्हें आंसर 2 डिजिट तक देने हैं। अगर उसने आंसर ऐसे लिखा हुआ है तो तुम्हें 1 डिजिट डेसिमल के बाद तक आंसर देना है। ये ऑटो तुम्हें पता चल जाता है, यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में ये होता है। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। तो चलो, जिसने नोट नहीं किया उसको मैं शेयर करूंगा। बोलो। जील वाले कॉन्टैक्ट लगवा के एग्जाम कैंसिल नहीं करवा सकते क्या कुछ दिनों के लिए? विल्फ्रेड वाला सीए तो होगा भाई, सीए पहले से प्लान किया जाता है ना। सीए नहीं, विल्फ्रेड। विल्फ्रेड, अच्छा विल्फ्रेड का तो हो ही नहीं रहा है, करवा दो ना सर, और करवा दो पोस्टपोन। 15 सितंबर को टर्म 1 है, 15 सितंबर को टर्म 1 है, ऐसा कहाँ से पता चला? सर जनवरी में रखवा दो। भाई क्या बोल रहा है 15 सितंबर? कौन बोला है वही ये ओमकार बोल रहा है। यूनिट टेस्ट ही नहीं हुआ और टर्म 1 कैसे? हाँ, सर ये जो सीए होगा, सर जो सीए होगा सर, उसमें लाइक पनवेल, थाने, जून, जुलाई सारे बैच सारे बच्चे देंगे क्या? हाँ सारे बच्चे देंगे। जून वाले बैच का थोड़ा सा आगे, इंटी नॉन इंटी सब ना। हाँ इंटी नॉन इंटी सब देंगे, बट जून वाले बैच का क्या होता है ना, सर जून जुलाई तो पढ़ाया ही नहीं होगा इतना सारा। कुछ ये भी नहीं अपना सीए ना, जेई वाला। नहीं बट मैथ्स में उनका उतना ही हुआ है ना, इसलिए सिलेबस कम किया है। अपोजी वालों का हो गया, देखो बोल रहा है वो कुछ विल्फ्रेड वाला टेस्ट। नहीं सर बट लाइक अगर सारे अरे सर एक मिनट सर, सारे सेंटर्स और बैचेस के सब बच्चे देंगे तो कुल मिला के कितने बच्चे हैं सर फिर? कितने बच्चे हैं सर टोटल ओवरऑल? देखो एक्चुअली क्या है, टोटल का तो मुझे भी आइडिया नहीं है कितने होंगे, बहुत सारे होंगे, 300 के आसपास होंगे मेरे हिसाब से, आई थिंक। चलो अच्छा, किसी को मिला है वो वेबसाइट पे उनकी, क्या उनकी वेबसाइट पे टाइम टेबल किसी को मिला है? हाँ मिला है, ओमकार को मिला है, देख लेना तुम लोग, जाके देख लेना वेबसाइट पे। लेकिन ऑफिशियली तो सितंबर में शुरू हुआ है ना, तो अभी एग्जाम्स क्यों हो गए? हाँ वही सर, ऐसे कैसे हो सकता है? जबरदस्ती ऐसा नहीं होगा, अलग अलग स्कूल के बेस पे होता है। जो तुम्हारा विल्फ्रेड है ना, वो उनके ऊपर है, वो कब एग्जाम कराता है, 11th का स्कूल के अंडर है वो। जब नहीं सर, बट टर्म एग्जाम्स तो सीबीएसई डिसाइड करता है कि किस रेंज के, मतलब किस टाइम हाँ, करना चाहिए। टाइम तो है, लेकिन अभी क्या है, अभी थोड़ा बहुत उनका रेंज भी आगे पीछे हो गया होगा जब से ये सब सिचुएशन चल रहा है ना, नहीं तो एग्जाम तो हो गया होगा तुम्हारा। क्या स्कैम है सर? होगा, तुम्हारे ग्रुप पे आएगा। हमारा नहीं है ना सर, आपने जेडब्ल्यू का पेपर देखा क्या? इसके बाद कोई क्लास है तुम लोग की, बताओ? मैथ्स इसके बाद? यस सर, मैथ्स का। अच्छा चलो ठीक है, मैम अभी होस्ट बन गई हैं और मैं लिख बाय बाय सर। बाय सर। थैंक यू सर। सर थैंक यू सर। सर मैंने आपको भेजा